नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पेशेंट्स पिनाइल इम्प्लांट सर्जरी कराने की सोच रहे हैं उनके लिए ये वीडियो आंख खोलने वाला हो सकता है। आज मेरे साथ एक ऐसे पेशेंट है जिनकी एज 28 ईयर्स ओल्ड है और इन्होंने 6 महीने पहले पिनाइल इम्प्लांट सर्जरी कराई थी, किसी और सेंटर में कराई थी। अनफॉर्चुनेटली इन्फेक्शन हो गया और इम्प्लांट निकालना पड़ा। इन्होंने अपनी सेकेंड इम्प्लांट सर्जरी, जो रिविजन इम्प्लांट सर्जरी थी, हमारे से 5 दिन पहले कराई है और अब उसके बाद अपना पूरा एक्सपीरियंस बताएंगे। तो आइए पेशेंट से बात करते हैं। तो आप बताओ, आपकी एज कितनी है? मेरा एज 28 ईयर्स। ओके। और आपको इरेक्शन की प्रॉब्लम कब से थी? इरेक्शन मेरा पहले ठीक ठाक हो रहा था, उसके बाद मेरा प्रियप्रिजम हुआ। अच्छा। उसके बाद मैं पिनाइल इम्प्लांट सर्जरी किया। 1 मंथ के बाद मेरा इन्फेक्शन हो गया। तो एक मिनट, आपको प्राइवेजम कैसे हुआ? अपने आप हो गया? अपने आप हो गया। अच्छा, तो आपको पता नहीं था कि अगर ज़्यादा टाइम के लिए इरेक्शन रहे तो उसको डाउन करना ज़रूरी नहीं, है? मुझे वो पता नहीं था पहले। तो कितने टाइम तक प्राइवेजम रहा? 36 आवर। 36 आवर्स। तो उसका इरेक्शन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई? हाँ ठीक है। तो फिर आपने इम्प्लांट सर्जरी कराई? जी। ओके। तो कौन सा इम्प्लांट कराया था उस टाइम पे? इंडियन इम्प्लांट, शाह इम्प्लांट। ओके। तो इम्प्लांट से पहले आपने दवाइयाँ या इंजेक्शन कुछ ट्राई करे थे? नहीं, कुछ नहीं किया था। स्ट्रेट अवे, क्योंकि प्राइवेजम हुआ था तो इसलिए सीवियर प्रॉब्लम थी, तो इसलिए सीधा इम्प्लांट इसलिए किया? सीधा इम्प्लांट किया। ठीक है। तो जब आपने फर्स्ट टाइम इम्प्लांट सर्जरी कराई तो उसके बाद कैसा फील हो रहा था? फर्स्ट जब किया बहुत पेन हुआ। मतलब इमीडिएटली सर्जरी के बाद बहुत पेन हो रहा था? सर्जरी के बाद पूरा पेन हुआ 1 मंथ तक। अच्छा। उसके बाद कम बिल्कुल नहीं हुआ। उसके बाद नीचे एक पथरी टाइप का हुआ जहाँ पे कटिंग किया हुआ था। हाँ। उधर से फिर धीरे धीरे पस आना चालू हुआ। ओके। और वो पूरे 1 महीना आपको पेन रही? हाँ, पूरा पेन रहा। ओके। उसके बाद मैं फिर मेडिकल में जब दिखाया, उन्होंने बोले कि इन्फेक्शन हो गया है, उसको निकालना पड़ेगा। ओके। पहले कोई एंटीबायोटिक या कुछ ट्राई नहीं किया? एंटीबायोटिक दिए थे। हाँ, उससे फिर कंट्रोल नहीं हुआ? कंट्रोल नहीं हुआ। ओके। फिर उसको निकाल के दवाई दिए, फिर इन्फेक्शन कम हो गया। ओके। तो फिर जब आपने इम्प्लांट निकाल दिया तो उसके बाद आपको कैसा लग रहा था? इन इम्प्लांट जब निकलते हैं बिल्कुल पहले जैसा नॉर्मल हुआ, लेकिन इरेक्शन नहीं आया। तो जैसे आपको पहले 80% इरेक्शन था, वही 80% इरेक्शन आया। पूरा 100% इरेक्शन नहीं आया। ओके। और आपको कैसा फील हो रहा था? डर लग रहा था? क्या हो रहा था? मेरे को तो पहले, फिर सेकंड टाइम जब करवाना सोचा, फिर बहुत डर लगा। फिर अभी जब इधर आके करवाया तो पहले से कुछ भी अभी मतलब पेन नहीं है। पहले बहुत पेन हो रहा था। अभी इधर जिस दिन किया उसका नेक्स्ट डेज भी मेरे को पता नहीं चल रहा है कि मैं पिनाइल इम्प्लांट किया है करके। ओके, गुड। तो एक्चुअली ये बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। जब आपका पिनाइल इम्प्लांट एक बार ही होता है और फिर इन्फेक्शन हो जाती है और पिनाइल इम्प्लांट निकालना पड़ता है तो पेशेंट्स काफी डिप्रेशन में चले जाते हैं। एक तो उनको लगता है कि फर्स्ट सर्जरी के टाइम पे कि अब मैं सर्जरी करूंगा, बिल्कुल सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी, और एकदम से जब इन्फेक्शन हो जाती है, इम्प्लांट निकालना पड़ता है, पहले रिएक्शन ये आता है कि मेरी सर्जरी फेल हो गई, अब मैं सेक्स कैसे करूंगा। तो ये एक फिजिकली नहीं, काफी इमोशनल और मेंटल सेटबैक होता है जब आपका इम्प्लांट निकल जाए। और मैं यहाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ। पिनाइल इम्प्लांट इन्फेक्शन कॉमन नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि किसी को भी नहीं हो सकती। और एक इम्पॉर्टेंट चीज कि लास्ट स्टेज तक जाने से पहले ही अगर आप टाइम पे उसको पकड़ लो तो इन्फेक्शन सिंपल एंटीबायोटिक से और मेडिसिन से कंट्रोल हो सकती है। हमारे पास भी काफी पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको शुरू में इन्फेक्शन होती है, स्किन की इन्फेक्शन होती है, हम इमीडिएटली उसका एक्शन लेते हैं और इन्फेक्शन को कंट्रोल कर लेते हैं। हर पेशेंट को इन्फेक्शन का मतलब ये नहीं कि इम्प्लांट निकालना पड़ता है। मैं आपको कुछ कुछ वार्निंग साइंस बताता हूँ। अगर ये सब साइंस हुए तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। पहला, सिवियर पेन। दूसरा, स्वेलिंग। तीसरा, रेडनेस। चौथा, पस आने लगती है वुंड से और वुंड खुल जाता है अपने आप। और फाइनली सिवियर केसेस में इम्प्लांट बाहर निकल के दिखने लगता है। तो ये सारे इम्प्लांट इन्फेक्शन के साइंस होते हैं। शुरू में जब आपको थोड़ी रेडनेस या स्वेलिंग आए या पेन ज़्यादा हो तो उसी टाइम अगर आप डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करें तो काफ़ी सिवियर कॉम्प्लिकेशन बच सकती हैं। तो ये जब पेशेंट हमारे पास आए तो इन्होंने सबसे पहले तो मेरे को बोला कि मेरा इम्प्लांट हुआ था, इन्फेक्शन हुई थी, अब मैं निकाल के अब नया इम्प्लांट लगवाना चाहता हूँ आपके पास। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने इनको ये बताई कि सेकंड इम्प्लांट सर्जरी हमेशा फर्स्ट इम्प्लांट सर्जरी ज़्यादा डिफिकल्ट होती है, स्पेशली अगर रिविजन केसेस इन्फेक्शन के केसेस में है। कई पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको पुराना इम्प्लांट लगा हुआ है, उसके बाद चेंज करके नया इम्प्लांट लगाना है, उसमें कोई ऐसा रिस्क नहीं होता। इन्फेक्शन हो गई, इन्फेक्शन की वजह से इम्प्लांट निकल गया है, तो उस केसेस में एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होती है फाइब्रोसिस। मतलब जो कॉर्पोरा है जहाँ पे हम इम्प्लांट लगाते हैं उसमें फाइब्रोसिस हो जाता है और काफी बारी नया इम्प्लांट लगाना इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे पूरा सॉफ्ट टिश्यू की जगह पूरा पत्थर जैसा हार्ड टिश्यू बन जाता है, जहाँ पे जगह बना ही नहीं सकते, जहाँ पे इम्प्लांट लग ही नहीं सकता। तो जब इन्होंने हमारे को कॉन्टैक्ट किया तो मैंने सबसे पहले बोला, आप जब आएंगे तो हम चेक करेंगे कि आपका इम्प्लांट कर भी सकते हैं कि नहीं, क्योंकि अगर ज़्यादा फाइब्रोसिस होगा तो फिर हम नहीं कर पाएंगे इम्प्लांट। ऐसे हुआ था ना? हाँ, ऐसे हुआ था सर। हाँ।
तो फिर हम लोगों ने आर्टिफिशियल रिएक्शन करके चेक किया कि पानी जा रहा है कि नहीं, और अगर पानी जा रहा होता है तो काफी बड़ी चांसेस हो जाते हैं कि इम्प्लांट भी चले जाएगा। और उसी होप से हम लोगों ने इनकी सर्जरी करी। सर्जरी के टाइम पे हमने देखा कि इनका जगह तो थी लेकिन ज्यादा नहीं थी, पूरा कॉर्पोरा फाइब्रोस हो चुका था, तो एक पतला इम्प्लांट ही लग सकता था। तो 9.5 मिलीमीटर के हम लोगों ने इनके 2 टेट्रा इम्प्लांट लगाए, क्योंकि एक पतले इम्प्लांट में बेस्ट हार्डनेस टेट्रा इम्प्लांट ही दे सकता है, दूसरे वाले इम्प्लांट्स इनफ हार्डनेस नहीं देते। फाइनली इनका टेट्रा इम्प्लांट लगा के इम्प्लांट्स वेल प्लेस थे, मिड ग्लांस में फील हो रहे थे। जब हम सेटिस्फाई हो गए हमने क्लोज किया और नेक्स्ट डे इनकी ड्रेसिंग खोली। तो जब नेक्स्ट डे आपको खोला तो आपको कैसा लग रहा था? तो मेरे को बिल्कुल भी पेन दर्द कुछ भी नहीं था, मेरे को पूरा नॉर्मल फील हो रहा था। मैं सेकंड दिन से चलना फिरना चालू कर दिया है, मेरे को कुछ भी दिक्कत नहीं हुआ सर। तो पहले सर्जरी में कितने दिन में चले थे? पहले सर्जरी में तो 1 हफ्ता का बाद चल रहा। अच्छा, और बहुत पेन हो रही थी फिर? बहुत पेन हो रहा था। और अभी तो आप काफी देर से बैठे भी हो ना मेरे साथ, कितने दिन हुए अभी सर्जरी को? 3 दिन हुए। 3 दिन हुआ है सर। तो ओवरऑल अभी आप खुश हो अपने सर्जरी से, रिजल्ट से? अभी बहुत खुश हूँ सर। गुड। अभी हो गया है, मेरे को लगा पहले फाइब्रोसिस हो गया है, नहीं हो पाएगा कि हो पाएगा, बहुत टेंशन में था। उसके बाद अभी हो गया है, बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आप जैसे काफ़ी खुश हो अपनी सर्जरी से, आप जो लोग पेशेंट्स इम्प्लांट के लिए सोच रहे हैं और इम्प्लांट करा तो उनको कुछ मैसेज देना चाहोगे? मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि कॉस्ट का पीछे मत भागिए, और जहाँ पे एक्सपीरियंस डॉक्टर है उधर जाइए, उधर ही कंसल्टेंसी कीजिए, उधर सर्जरी कीजिए। तो आपको भी लगा कि आपको फ़ायदा हो यहाँ पे आने से? यहाँ पे आने से बहुत फ़ायदा हुआ है सर। तो फ्रेंड्स, मैं भी आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आप पेनाइल इम्प्लांट करने सोच रहे हैं तो आप डॉक्टर से डायरेक्टली पूछिए, डॉक्टर आप रेगुलरली कितने इम्प्लांट्स करते हो? रिवीजन सर्जरी का क्या एक्सपीरियंस है आपका? आपका इन्फेक्शन प्रोटोकॉल क्या है? सर्जरी के बाद हमारा फॉलोअप कैसे होगा? और इमरजेंसी में हम कैसे हैंडल करेंगे? ये काफ़ी वैलिड क्वेश्चन हैं। अगर इसका आंसर आपको सेटिस्फैक्ट्री मिलता है पेशेंट्स को डॉक्टर से, तभी आपको उस डॉक्टर के पास सर्जरी करानी चाहिए। देखिए, एक्सपीरियंस सर्जन का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिफिकल्ट सिचुएशंस में, जैसे इनका फाइब्रोसिस था, सीवियर फाइब्रोसिस में कैसे हैंडल करेंगे, कौन सा इम्प्लांट लगाएंगे, कैसी सर्जरी करेंगे, कहाँ पे इंसिजन देंगे, वो सारी डिसीजंस हमारे को ऑन टेबल लेनी होती हैं। और अगर कोई ऐसा सर्जन होगा ज़्यादा इम्प्लांट सर्जरी नहीं करेगा, उनको आइडिया नहीं होगा और वो गलत डिसीजन लेके रिजल्ट खराब करेगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात, इम्प्लांट सिलेक्शन। हमारे पास सर्जरी के टाइम पे जब इनकी सर्जरी कर रहे थे, इंडियन इम्प्लांट था, मैलेबल सारे इम्प्लांट थे, टेक्ट्रा, रिजिकॉन, प्रोमेडॉन ट्यूब और साथ में इन्फेटेबल सारे इम्प्लांट्स हमारे पास थे। और हमने इनको पहले ही बता दिया था कि हम लोग सर्जरी के टाइम में डिसाइड करेंगे कौन सा इम्प्लांट लगाएंगे डिपेंडिंग ऑन हिज एनाटमी। जैसे इनका फाइब्रोसिस ज़्यादा था और पतला इम्प्लांट लगाना था तो फिर टेक्ट्रा लगाया। अगर ज़्यादा जगह होती तो हम लोग कोई और इम्प्लांट भी लगा सकते थे। और एक चीज़, पेशेंट्स को इन्फेक्शन का काफ़ी डर होता है। मैं आपको एक शॉर्ट में बताऊंगा कि हम लोग क्या क्या प्रिकॉशंस लेते हैं इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए। सर्जरी से पहले हम पूरा चेकअप करते हैं। पेशेंट्स की शुगर कंट्रोल होनी चाहिए, कोई यूरिन इन्फेक्शन नहीं होनी चाहिए। हम लोग पेशेंट्स को पहले से एंटीबायोटिक्स और एंटीबायोटिक बाथ एडवाइस कर देते हैं। इनको भी हमने एंटीबायोटिक बताई थी जो इन्होंने रेगुलरली ली, इसीलिए इनके रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। इसके अलावा अगर किसी शुगर हुए तो शुगर हम पूरी कंट्रोल करते हैं। शुगर 200 से कम होनी चाहिए खाने के बाद और खाने से पहले, फास्टिंग और पोस्ट प्रांडियल, तभी हम सर्जरी करते हैं। अनकंट्रोल शुगर में हम कभी सर्जरी नहीं करते। तो ये तो एक प्रॉपर प्री सर्जरी प्रिकॉशंस हम लेते हैं। ड्यूरिंग एडमिशन पेशेंट्स को एंटीबायोटिक्स देते हैं। ओटी में लैमिनर फ्लो होता है जिससे कि रहती है और साफ ठंडी एयर ओटी के अंदर आती है। तो रेगुलरली ओटी में एयर सर्कुलेट करती है और कभी ऐसा नहीं होता कि गंदी एयर बैक्टीरिया वाली ओटी के अंदर है। ये लैमिनर फ्लो का फायदा है। सर्जरी के टाइम हम लोग सबसे पहले 10 मिनट स्क्रब करते हैं, पेशेंट को भी करते हैं और साथ में डॉक्टर और असिस्टेंट सब लोग 10 मिनट स्क्रब करते हैं। उन 10 मिनट स्क्रब से सारे बॉडी के जो बैक्टीरिया हैं वो सब बॉडी से साफ हो जाते हैं, उससे बॉडी से कोई इन्फेक्शन पेशेंट को नहीं जा सकती। इसके बाद हम लोग प्रॉपर ड्रेपिंग करके उसके बाद सर्जरी स्टार्ट करते हैं। सर्जरी हम लोग नो टच टेक्निक से करते हैं, जिसमें हम लोग कोई भी अपनी बॉडी पार्ट या ग्लव्स को पेशेंट की स्किन से नहीं टच करते और इम्प्लांट डायरेक्टली कॉर्पोरा में डालते हैं। उसका ये तरीका है कि हम लोग आयोबैंड ड्रेप और बाकी स्पेशल ड्रेप्स यूज करते हैं, जिससे जब कट करें तो वहीं पे कट करें जहां पे हमारे को खोलना है, बाकी सारी स्किन उस कट से एक्सपोज ना हो। इसको नो टच टेक्निक कहते हैं। ड्यूरिंग सर्जरी मल्टीपल टाइम्स ग्लव्स चेंज करते हैं। वो ग्लव्स चेंज करने से जो भी ब्लडी ग्लव्स हैं उसको चेंज कर देते हैं, जिससे कि इम्प्लांट में ब्लड ना लगे और उससे इन्फेक्शन होने का डर ना हो। सर्जरी के टाइम हम हमेशा डबल ग्लव्स पहनते हैं कि बाई चांस कोई एक ग्लव फट गया तो स्किन डायरेक्टली पेशेंट से कांटेक्ट में ना होए। तो ये सारी प्रिकॉशंस लेते हैं। इम्प्लांट को पेशेंट के अंदर डालने से पहले एंटीबायोटिक सॉल्यूशन में रखते हैं, जिससे एंटीबायोटिक कोटिंग होती है। इस एंटीबायोटिक सॉल्यूशन में जेंटामाइसिन, वैंकोमाइसिन, फ्लुकोनाजोल का कॉम्बिनेशन है, जिसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल सब दवाइयाँ होती हैं, जिससे कि इम्प्लांट में कोई इन्फेक्शन ना होए। एंटीबायोटिक कोटिंग करने के बाद हम लोग इम्प्लांट को पेशेंट के अंदर डालते हैं
उससे पहले हम लोग कॉर्पोरा में भी एंटीबायोटिक फ्लश करते हैं, जिससे कि पूरे कॉर्पोरा में एंटीबायोटिक चली जाए और पूरा एरिया स्टेराइल हो जाए। उसके बाद हम लोग इम्प्लांट डालते हैं। इम्प्लांट डालने के बाद प्रॉपर हीमोस्टेसिस करके, ब्लड कंट्रोल करके, उसके बाद ही क्लोजर करते हैं, ताकि बाद में कोई हेमेटोमा या स्वेलिंग ना हो। कोई भी अगर बोले कि मेरा इन्फेक्शन रेट 0 है तो बिल्कुल झूठ बोल रहा है। थोड़ी बहुत इन्फेक्शन हर डॉक्टर के केस रिकॉर्ड में होती है। अगर कोई भी बोल रहा है कि मेरी इन्फेक्शन रेट 0 है तो वो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल चीज़ है। लेकिन डेफिनेटली हम लोग प्रिकॉशंस लेते हैं जिससे कि किसी पेशेंट को इन्फेक्शन ना हो, और हमारे इन्फेक्शन रेट्स काफ़ी लो हैं। तो आपको फाइनली अब सर्जरी के बाद 3 दिन हो गए, कैसा लग रहा है? भाई मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को महसूस नहीं होता है कि मैं पिनल इम्प्लांट 3 दिन पहले किया है। मेरे को अभी पूरा नॉर्मल फील हो रहा है। यूरिन नॉर्मल है? यूरिन नॉर्मल है सर। पेन? पेन कुछ भी नहीं है सर। कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आगे जाके सेक्स कर पाओगे? हाँ, अभी कॉन्फिडेंस आ रहा है सर। तो खुश हो आप? खुश हूँ सर। ठीक है। तो आप जो लोग अभी इम्प्लांट सर्जरी कराने की सोच रहे हैं उनको कोई मैसेज देना चाहोगे? मैं वही मैसेज देना चाहता हूँ कि एक्सपीरियंस सर्जन के पास सर्जरी कीजिए, और जिस डॉक्टर ने डेली कर रहे ये सर्जरी उसी के पास जाइए, अच्छा होगा। कॉस्ट को मत देखिए। कॉस्ट के पीछे जाने से अच्छा डॉक्टर नहीं मिलेंगे तो लाइफ स्पॉइल हो जाएगा। सो दोस्तों, आज का सबसे बड़ा लेसन ये है, पिनाइल इम्प्लांट सर्जरी एक लाइफ सेविंग और लाइफ चेंजिंग ऑप्शन है आपका खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस आने के लिए। लेकिन जब भी आप इम्प्लांट सर्जरी कराने जाते हो तो एक एक्सपीरियंस सर्जन, एक प्रॉपर सेंटर को ही देखिए, ताकि आपके रिजल्ट्स बेस्ट हों और आपकी लाइफ एक्चुअली बेटर होए। और अगर आपने पहले कभी इम्प्लांट सर्जरी कराई हुई है और आपको रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए या आपको इन्फेक्शन की वजह से इम्प्लांट निकलवाना पड़ा है, तो आप होप मत छोड़िए, क्योंकि रिविजन सर्जरी काफ़ी पेशेंट्स में पॉसिबल होती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।